Hello students, today I am going to take your class 9th, your subject कृतिका। कृतिका पाठ 4 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 को हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा कृतिका में। तो चैप्टर 4 का क्या नाम है? माटी वाली। यानी हम चैप्टर 4 में माटी वाली को डिस्कस करेंगे। अब माटी वाली एक औरत के लिए ये कहा गया है, इनके लिए तो माटी वाली एक औरत, इनके लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल। ओके, तो विद्यासागर नौटियाल जी की इन लेखन को हम देखते हैं। आइए। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर धरा बोझा नीचे उतारा। मतलब शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली, मतलब आखिरी घर में पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथों की मदद से अपने सर पर जो बोझा रखा हुआ तो उसे नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर था, यानी मिट्टी से भरा वो बोझा था। कंटर जिसे कनस्टर कहते हैं यहाँ पे। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे कोई न जानता हो। घर के कुल निवासी, वर्षों से यहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। मतलब वो काम कर रही वो अकेली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मतलब उसके बिन वही एक है और कोई दूसरा नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के टिहरी शहर उत्तराखंड में है। टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। यानी मिट्टी की व्यवस्था यही औरत कर रही है। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल दो साल मकान के कमरों, दीवारों की गोबर से लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। मतलब घर की लिपाई पुताई करने के लिए कच्चे घरों में बेटा आप लोग जानते होंगे शहर के अंदर कहीं माटी खाना नहीं है, मतलब मिट्टी वाला नहीं है। भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तटों पर बसे इस शहर की मिट्टी, यानी टिहरी नदी किस नदी पर बसा है? किस नदी पे बसा है? भागीरथी और भिलांगना नदी के बीच में के तटों पर बसे इस शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि जिससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक एक बार अपने घरों के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की यह एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली है। ठीक है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके घंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले, मतलब रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्टर टिका रहता है। मतलब जैसे जिस पे रखते हैं बेटा सर पे एक पगड़ी टाइप का, तो वही है गोल डिल्ले। उसके ऊपर चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्टर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर से खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन भर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा, जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। मतलब उसने कहा कि अभी आती हूँ मेरी माँ से। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने में उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई। मतलब चाय के टाइम पर यानी टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेते आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई बेटा। ठीक है। फिर देखिए क्या हुआ कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वो अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। मतलब उसने देखा इधर उधर रोटी लेके। उसने फौरन अपने सिर पर धरे दिल्ले के कपड़ों के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर कहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। देखिए बेटा,
उसको खोल के देखा तो कैसा मिला। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसने कपड़ों पर लपेट कर गांठ बांध दी। मतलब एक रोटी को उसने रख लिया, अपने बच्चों के लिए रखा होगा बेटा, चोरी से इधर उधर देख के बेचारे। चोरी नहीं, वो ममता थी एक कि कोई देखे ना, लपेट कर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने, मतलब एक रोटी से कम खा लिया उसने। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर दौड़ी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सदा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा, मतलब चाय के साथ खाने के लिए। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने हाथों से गिलास के किनारों को छुआने से पहले शुरू में उसने अपने अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सुसु करके उस पर लंबी लंबी फूंक मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी, मतलब पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग चाय चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठाकुराइन जी, मतलब उसने कहा ठाकुराइन से, मतलब मकान मालकिन से। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते हैं ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कि कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने की बजाय मन महसूस कर 2 पैसे जमा, मतलब मन कचोट कर 2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें उन जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भाड़े यानी बर्तन, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ों का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, मतलब वो मालकिन कह रही हैं। ठीक है, तब देखते हैं ठाकुराइन जी, जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाले तो कोई भी नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालात में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़ों के एक छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने, वह रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रहे थे, मतलब अपने पति के लिए। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है, मतलब ललचाई नज़रों से। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा उसके बूढ़े का, ठीक है, यानी उसके पति का। साथ में ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा भूख मीठी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, जितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में घंटा तो लग ही जाता, मतलब घर उसका 1 घंटे की दूरी पे है। और रोज़ सुबह निकल जाती हो अपने घरों से, पूरा दिन माटी खाने में, मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे। ठीक है बेटा, तो फिर देखते हैं इसको, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, तो अब आइए। ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का भी एक टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करते गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वालों को कई तरह के कामों की बेगारी करनी होती है। नहीं, आज वह गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक प्याज खरीद लिया, मतलब प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी, मतलब सब्जी के साथ रोटी देगी, वो खाई सी रोटी नहीं देगी। मतलब उसकी जो कमाई हुई वह चाह रही कि उसे वो प्याज खरीदे। तो फिर देखिए, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। सब्जी तैयार होते परोस दोगी, उसके सामने 2 रोटियां, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता।
बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, जो खाई थी चाय के साथ। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। क्यों, मर गया क्या? उसने अपनी नज़र उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वो अपने माटी को छोड़कर जा चुका था, मतलब मृत मर चुका था बेचारा। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से उसके घर का प्रमाण पत्र ले आना। देखिए, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। माटी खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है मेरे तेरे नाम। अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। मतलब बुढ़िया ने कहा कि हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोटी का नहीं। साहब ने उसे माटी खाना उसके नाम से लिखने के लिए कहा कि वहाँ पर घर बना लो। तो उसने कहा इसी से तो मेरी रोजी रोटी चलती है। ठीक है बेटा। तो फिर देखिए फिर क्या होता। फिर उसने क्या कहा कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची। मतलब टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध बेटा इस समय टिहरी बांध ही है। ठीक है, तो ये भागीरथी नदी पे है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल स्मशान घाट डूब गए हैं। मतलब पानी भर गया बांध बनने से वहाँ के लोग। फिर माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का स्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। गरीब आदमी का स्मशान मतलब स्मशान आप जानते हैं, जहाँ आदमी का अंतिम वक्त होता है, जहाँ जलता है, स्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो यह माटी वाले की कहानी को दिखाया गया है बेटा, बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से। बहुत ही दिल को छू लेने वाली ये कहानी है कि कैसे माटी वाली ने अपने जीवन की चीज़ों को देखा, समस्याओं को देखा। विद्यासागर नौटियाल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण यह है पाठ, यह चैप्टर। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा। ओके, थैंक यू।